क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कल आप सभी का एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, और आपको पता होगा कुछ ही दिनों में हमने जो है अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं फिजिकल एजुकेशन के। नहीं देखी है अगर वीडियोस आपने चैप्टर्स की, हर एक वीडियो में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। जिसने पूरा देख लिया होगा उसे ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, देखना ठीक है। और जिसने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, साथ ही साथ कमेंट में पिन कर दिया जाएगा उस प्लेलिस्ट का लिंक। आप जाकर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, सारे चैप्टर करवा दिए टर्म 2 के। अब देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट है टर्म 2 का, और आपका जो पैटर्न है वो समझ लेते हैं। 25 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम आएगा, 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास। और जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें आपके 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। फिर जो सेक्शन बी है उसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी जो है उसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न जो होगा 4 नंबर का होगा। ठीक है, अब जो है हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हमसे पूछा गया आसन और प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। तो ये आपको पता होगा, हमने जो योग वाला अपना चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस नहीं करना है, केवल इनकी परिभाषा देनी है। और परिभाषा भी एक एक नंबर की आप देख सकते हैं, 1+1 लिखा हुआ है। तो आसन को केवल डिफाइन करना है और प्राणायाम को भी डिफाइन करना है। हमें उसके जो प्रकार वगैरह है वो नहीं बताना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा करोगे तो आपके लास्ट क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो इसलिए आपको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो चलिए देखते हैं आसन और प्राणायाम जो है उसकी परिभाषा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आसन है वो क्या होता है। पतंजलि के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना स्थिर सुखम आसनम। ठीक है, क्या चीज़, ये जो लाइन है आपको याद रखनी है, इससे आपकी आसन की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, स्थिर सुखम आसनम यानी कि इसका मतलब है लंबे समय तक सुखपूर्वक एक ही स्थिति में बैठे रहना क्या होता है, आसन कहलाता है। स्थिरम यानी कि स्थिर रहना, एक ही स्थिति में बैठे रहना लंबे समय तक, और जिससे हमें क्या हो, सुख में बैठे रहना है, जिससे क्या होगा, जो आसन है वो हो जाएगा अपना। ठीक है, तो स्थिर सुखम आसनम इसका अर्थ होता है लंबे समय तक एक सुखपूर्वक जो स्थिति है उसमें बैठे रहना, उसको ही आसन कहा जाता है। ठीक है, प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम देखते हैं। प्राणायाम आपको पता होगा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो 2 शब्द हैं, वो आपका प्राण प्लस में आयाम। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये चीज़ें आपको लिखनी है, जो चीज़ें मैं यहाँ पर हाईलाइट करी हुई है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राण प्लस में दूसरा क्या है, आयाम। प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण का अर्थ होता है जीवन ऊर्जा। ठीक है, और आयाम का क्या अर्थ होता है, आयाम का अर्थ होता है आपका नियंत्रण करना। नियंत्रण किस चीज़ पर, श्वास पर, या फिर हम जो श्वास लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उस पर नियंत्रण करना ही आपका क्या होता है, आयाम कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्राणायाम का मतलब क्या हुआ, हम जब अपने श्वास पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसी को क्या होता है, जीवन जीने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको ही प्राणायाम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है अगर आपका एक्स्ट्रा मार्क्स में आ जाता है तो आपको ये टेबल बना के इसे एक्सप्लेन करना होगा। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, पूरक होता है, रेचक होता है और कुंभक होता है। पूरक में आपका श्वास लेना, रेचक में आपका जो होता है श्वास बाहर निकालना, और कुंभक में श्वास रोकना। तो प्राणायाम जब करते हैं तो आपको पता होगा, एक बार सांस अंदर लेते हैं, फिर रोक के रखते हो, फिर उसे छोड़ते हैं। तो 3 प्रकार से 3 स्टेप में ये जो हमारा प्राणायाम है वो कंप्लीट होता है। तो हमने देख लिया यहाँ पर आसन और प्राणायाम। ठीक है, अब देखिए भैया अपना अगला क्वेश्चन है, ये है खेल प्रशिक्षण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो खेल प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए जब हम लंबे टाइम के लिए जब हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसी को प्रशिक्षण कहा जाता है। तो खेल प्रशिक्षण क्या होगा, किसी भी खेल में या फिर किसी प्रतियोगिता के अच्छे परिणाम के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे परिणाम के लिए जब हम उस उद्देश्य को यानी कि अच्छे परिणाम का जो उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए लंबे टाइम तक हम उस खेल की तैयारी करते हैं तो उसको खेल प्रशिक्षण कहा जाता है। तो यानी कि बस आपको क्या करना है, इसमें खेल लगा देना है, वैसे प्रशिक्षण की डेफिनेशन होगी आपकी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका 2 मार्क्स का ये। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद आपका है ट्रैकिंग क्या है और ट्रैकिंग के प्रकार जो है उनकी सूची बनानी है। तो चलिए फटाफट देखते हैं अपना ट्रैकिंग क्या है और उसकी सूची क्या है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था ट्रैकिंग क्या है,
तो ट्रैकिंग को मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि ट्रैकिंग क्या होती है। ट्रैकिंग जो होती है वह आनंद वाली और खेल के उद्देश्य से, हम आनंद प्राप्त करने के लिए और खेल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर या फिर लंबी जो यात्राएं करते हैं हम, पैदल यात्राएं, उसको ही ट्रैकिंग कहा जाता है। अब जो ट्रैकिंग है उसके प्रकार जो है वो हमें देखने, तो सबसे पहला प्रकार इसका आसान ट्रैकिंग। ठीक है, आसान ट्रैकिंग में क्या आता है, इसमें अत्यधिक जो ऊंचे स्थानों की चढ़ाई नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऐसे ट्रैक सामान्यतः सभी पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो ट्रैकिंग होती है विशेषकर एक ऐसे अकेले व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसे ट्रैकिंग का कोई अनुभव नहीं होता है। इसको आसान ट्रैकिंग कहा जाता है, यानी कि मुश्किल नहीं होती है ट्रैकिंग, ना ही ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ाई की जाती है इसमें, और जिसे कुछ भी अनुभव नहीं है ट्रैकिंग का वो भी क्या करता है, इसको कर सकता है। ठीक है, तो ये आसान ट्रैकिंग हो गई आपकी। मध्यम ट्रैकिंग में क्या आएगा, मध्यम ट्रैकिंग पर चढ़ाई करना आसान ट्रैकिंग की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी कि आसान ट्रैकिंग की अगर कंपैरिजन किया जाए तो मध्यम ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, यानी कि इसमें थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़ा जाता है। इस ट्रैकिंग के लिए प्रतिभागी को अपेक्षाकृत अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भी ट्रैकिंग करता है, मध्यम ट्रैकिंग जो भी करता है, उसे थोड़ी सी जो शारीरिक शक्ति है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल है किसकी कंपैरिजन में, जो आसान ट्रैकिंग है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा है कर्मठ या फिर विकट ट्रैकिंग। कर्मठ या फिर विकट ट्रैकिंग में क्या होता है, अत्यधिक शारीरिक जो प्रयास है, ठीक, इसके साथ साथ दृढ़ता की आवश्यकता होती है। दृढ़ता यानी कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ, ये विश्वास होना चाहिए, इसी को दृढ़ता कहा जाता है। तो कर्मठ यानी कि उस चीज़ पर अड़े रहना। ठीक है, तो इसमें अधिक शारीरिक जो प्रयास है उसकी ज़रूरत होगी, साथ ही साथ दृढ़ता की ज़रूरत होगी, आत्मविश्वास की ज़रूरत होगी। और ये जो ट्रैकिंग होती है सामान्यतः 50 मीटर से अधिक जो ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पर की जाती है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। कठिन ट्रैकिंग में क्या होता है, ये जो कठिन ट्रैकिंग होती है इसे साहसी एवं अनुभवी जो पर्वतारोही होते हैं, यानी कि जिसे प्रैक्टिस होती है वही ये काम कर सकता है। पर्वतारोही कौन होते हैं, जो हमेशा पर्वतों पर चढ़ते रहते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग मिली होती है, तो जिसको ट्रेनिंग प्राप्त है वही ये जो ट्रैकिंग है वो कर सकता है। और ये बहुत अधिक ऊंचाई वाली और खड़ी जो चढ़ाई वाली ट्रैकिंग होती है। ठीक, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार की ट्रैकिंग को 1 माह से भी अधिक का समय लगता है, इसलिए ट्रैकर को अत्यधिक शारीरिक व मानसिक शक्ति तथा दृढ़ता की आवश्यकता है। तो ये जो हमारी कठिन ट्रैकिंग होती है उसमें जो भी ट्रैकिंग करने वाला है, ट्रैकर जिसे ट्रैकर कहा जाता है, उसे 1 महीने का भी समय लग सकता है, तो इसलिए इसे कठिन ट्रैकिंग कहा जाता है। तो इसमें आत्मविश्वास होना जरूरी है, मानसिक संतुलन जो है एक ट्रैकर का वो सही होना चाहिए, शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, अपने आप को संभालना आना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देख लिया इसके प्रकार। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विशेष ओलंपिक भारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है हमें, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए विशेष ओलंपिक भारत जो है उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है हमें, तो उसमें हमें बताना है कि जो विशेष ओलंपिक भारत है इसकी शुरुआत किसने की है। इसकी शुरुआत यूनिस केनेडी श्राइवर ने की है, आपको ये नाम ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि स्टार्टिंग में जो इसका नाम था वो विशेष ओलंपिक भारत न होकर इसका नाम क्या था, इसका नाम था, इंग्लिश में नाम था इसका स्पेशल ओलंपिक इंडिया था, और इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1987 में इसका नाम क्या था और जब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद 2001 में क्या हुआ है, 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रख दिया गया। ठीक है, ये 2 बातें ध्यान रखनी है यहाँ से। तीसरी बात, ये क्या होता है, किसके लिए होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो है ये मान्यता प्राप्त है, हमारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये जो हमारा विशेष ओलंपिक भारत है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये बौद्धिक रूप से जो भी दुर्लभ बच्चे होते हैं, जिनका जो बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, वो जो बच्चे हैं हमारे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो, और जो वयस्क यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर जो वयस्क होते हैं, उनके लिए ये जो खेल है ये आयोजित किया जाता है और इसी में जो है ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। ठीक है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं फटाफट देख लीजिए। इसके उद्देश्य सबसे पहला समग्र विकास और प्रशिक्षण, यानी कि पूरे रूप से विकास करना, और यानी कि जो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे हैं उनका पूरे रूप से विकास करना, और इसके साथ साथ क्या है, उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। ठीक है, इसके साथ साथ रोल मॉडल बनाने के लिए भी प्रेरित करना उन्हें। इसके साथ साथ जो है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, यानी कि जो शिक्षक जो हैं ट्रेनिंग देने वाले हैं उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। ठीक है, इसके साथ साथ ओलंपिक आंदोलन, मूल्य, मानकों, समारोह और घटनाओं का
प्रदर्शित करना जो है वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें से आप 2-3 जो उद्देश्य वो लिख सकते हैं और इतना बड़ा नहीं लिखना है। 2 नंबर में आपको केवल और केवल आप ऊपर वाला लिख देंगे अपना, यहाँ वाला, ये जो हमने अभी यहाँ पे देखा था, ये आपका इनफ रहेगा 2 नंबर में। ठीक है, अब देखिए, इससे शपथ होती है मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे केवल प्रयास करने दो जिससे मैं साहसी और बहादुर बन सकूं। ठीक है, तो ये होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अनुकूली शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों की सूची बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट का, हर एक उद्देश्य का आपको 0.5 मार्क्स दिया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपके 2 नंबर हो जाएंगे इसके। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो देखो भाई, जो अनुकूलित या फिर जिसे हम रूपांतरित कहते हैं, आपको ध्यान रखना किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, वो क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके उद्देश्य देखते हैं। तो जो अनुकूलित या फिर रूपांतरित शारीरिक शिक्षा होती है वह शारीरिक शिक्षा का एक विषय है, आपको ध्यान रखना है, फिजिकल एजुकेशन का एक विषय है या फिर उप विषय जिसे कह सकते हैं, सब टॉपिक। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का, जो किसके लिए होता है, उन बच्चों के लिए होता है, उन बच्चों के लिए जो तैयार किया गया है। ठीक है, उन बच्चों के लिए होता है जो दिव्यांग है या फिर अपाहिज हैं या फिर मानसिक रूप से कमज़ोर है, बहरापन है किसी का, वाक दुर्बलता यानी कि बोलने में दिक्कत होती है, अंधापन है, अस्थियों की दुर्बलता है या फिर भाषा अक्षमता है, तो उनके लिए ये जो विषय वो तैयार किया गया फिजिकल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होता है। फिर इसके बाद इसका उद्देश्य बताना है। तो सबसे पहला क्या उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा की सेवाएं जो है वो प्रदान करना इन जैसे बच्चों के लिए, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो शारीरिक शिक्षा है उनकी सेवाएं प्रदान करना। ठीक, दूसरा गामक कौशल विकास जो है वो करना। गामक कौशल विकास कौन से होते हैं, हमारे मोटर जो स्किल होती है, यानी कि हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाले जितने भी हमारी जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, उसको एक गामक कौशल विकास कहा जाता है। तो उसको बढ़ाना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आत्मसम्मान, क्योंकि उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, तो इसका एक उद्देश्य है कि उनके अंदर क्या है, आत्मविश्वास को बढ़ाना। ठीक, अगला देखो, शारीरिक यांत्रिकी के ज्ञान का विकास करना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। खेलों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। समाजीकरण, सक्रिय भागीदारी यानी कि खेलों में जो है भागीदारी को बढ़ाना, पार्टिसिपेट ज़्यादा करवाना। ठीक है, समाजीकरण का जो विकास है वो भी, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं वो समाज के सामने आने में घबराते हैं, डरते हैं, तो इसलिए इनको क्या है, समाजीकरण जो है इनके अंदर करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। इसके साथ साथ खेल भावना को बढ़ाना भी एक इसका उद्देश्य है। तो हमने देख लिया, इसमें से आप कोई भी 2-4 पॉइंट अपने कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन अपने सामने हमारा, हमसे कहा गया है कि जो उदाहरण सहित हमें क्या बताना है, खेल प्रशिक्षण के कोई 2 सिद्धांत हमें एक्सप्लेन करने। तो वो पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता यानी कि लगातार चीज़ करना। इसका मतलब है कि जो भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो सबसे पहला सिद्धांत यही कहता है कि जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो निरंतर होना चाहिए, बीच में रुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, ठीक है, 2 प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, तो उनके बीच में गैप जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें उदाहरण तो यही हो सकता है, कोई भी जो खिलाड़ी है अगर वह धावक है यानी कि दौड़ने की प्रैक्टिस करता है, वह उसका प्रशिक्षण ले रहा है, तो बीच में जो अंतराल है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम समय का होना चाहिए और फिर दोबारा से उसे क्या है, फिर से दौड़ने के लिए कहा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा निरंतरता का सिद्धांत। इसके साथ साथ आपका विशिष्टता का सिद्धांत। विशिष्टता आपको पता होगी, विशिष्टता क्या होती है, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो विशेष आयाम होते हैं, जो विशेष व्यायाम वगैरह करवाए जाते हैं या फिर कौशल जो भी स्किल है उसमें अच्छा करने के लिए जो विशेष आयाम होते हैं, आयाम कह रही हूँ, विशेष व्यायाम वगैरह करवाए जाते हैं, वो क्या है, उसी फील्ड में होने चाहिए जिस फील्ड में उन्हें आगे जाना है। यानी कि इसमें एग्जांपल यही है, अगर धावक है तो उसे दौड़ने की जो ट्रेनिंग है वो दी जानी चाहिए, तैराक है तो उसे तैराकी की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो ये होता है आपका विशिष्ट, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, विशिष्टता का सिद्धांत होता है, विशिष्टता। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये आपको कल ही करवाया था मैंने चैप्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में मनोविज्ञान के नहीं 4 महत्व का उल्लेख कीजिए। मनोविज्ञान जो होता है आपका क्या होता है, मैंने कल ही आपको बताया था कि मनोविज्ञान क्या है और उसके जो 4 महत्व है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। मनोविज्ञान आपका होता है मानवीय व्यवहार को जांचने का एक तरीके से आपका कहा जा सकता है। और खेल मनोविज्ञान क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है
शारीरिक शिक्षा की एक शाखा कही जा सकती है खेल मनोविज्ञान को, जो क्या होता है व्यक्ति की जो शारीरिक सुयोग्यता होती है उसको क्या करती है, उसे हम एनालाइज कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके महत्व यहाँ पर पूछा गया हमसे, महत्व हमें बताने हैं 4 महत्व। तो सबसे पहला व्यवहार को समझने में सहायक, यानी कि हम अगर जो खेल मनोविज्ञान जो होते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है, जो प्रशिक्षक होते हैं वो खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने की क्या होती है वो समझ सकते हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा आपका फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है स्कूल में, वो क्या करते हैं जब वह खेल खिलाता है बच्चों को और जब वह टीम तैयार करता है तो वो क्या करता है उनके व्यवहार को समझता है कि किसी का व्यवहार आक्रामक मतलब गुस्से वाला, क्रोधी तो नहीं है कोई बच्चा, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसे टीम में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा फिर पूरी टीम को ख़राब कर देगा। तो इसलिए तो आपको ध्यान रखना है व्यवहार को समझने में सहायक होता है खेल मनोविज्ञान, ठीक है। खेलों में मनोविज्ञान का महत्व एक ये हो गया। दूसरा इसका जो महत्व है वो ये है खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार करना, यानी कि जो खिलाड़ी अगर मान लीजिए उनकी टीम हार गई है तो उसके बाद क्या है उन्हें मानसिक रूप से दोबारा से तैयार करना, उसे अभी प्रेरणा देना, यानी कि उन्हें मोटिवेशन देना, मोटिवेशन प्रोवाइड करना, ये भी एक खेल मनोविज्ञान जो है वो खेलों में मदद करता है, ठीक है। इसका अगला जो है खिलाड़ियों की भावनात्मक जो समस्याएं हैं उसमें भी इसका एक महत्व होता है। जो खिलाड़ी जो चिंता में रहते, तनाव में रहते, निराश रहते हैं, उन्हें जो है इस स्थिति से बाहर निकालना जो है खेल मनोविज्ञान का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक महत्व होता है। और इसमें क्या होता है जो खिलाड़ी जो तनाव, चिंता और निराश रहते हैं उन्हें क्या है एकाग्रता की जो तकनीक के द्वारा क्या किया जा सकता है, उनके अंदर की जो ये भावनात्मक समस्या है उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको खिलाड़ियों की भावनात्मक समस्या के रूप में भी क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। एक और रह गया हमारा जो लास्ट है उसमें आपका हो जाएगा संवेगों पर नियंत्रण में सहायक, यानी कि जो खेल मनोविज्ञान है उसके अभ्यास के द्वारा प्रतियोगिता के द्वारा जो खिलाड़ी के अंदर जो संवेग उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो इमोशंस उत्पन्न होते हैं उसे संवेग कहा जाता है। तो वो क्रोध वाले या फिर किसी नकारात्मक सोच वाले जो है उन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जो खेल मनोविज्ञान है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो 4 मैंने यहाँ पर बता दिए हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफरिंग और आपका पैराग्लाइडिंग जो है वो क्या होता है, बस एक डेफिनेशन देनी है हमें दोनों की, चलिए देते हैं इसकी। तो देखिए अब हमें समझना है सफरिंग और अपना पैराग्लाइडिंग। सफरिंग क्या होता है, सफरिंग एक स्पेस वाटर सपोर्ट होता है। आपने देखा होगा कि जो लहरें चल रही होती हैं नदियों में तो उसमें क्या होता है एक बोट टाइप सा होता है, जो फूली हुई बोट नहीं होती वो लकड़ी की, पर उस टाइप का होता है वो, ठीक है। उस पर बैठे हुए रहते हैं सब, बहुत सारे जो टीम होती है, ठीक है, और वो जैकेट वगैरह, हेलमेट वगैरह पहने होते हैं और वो क्या होते हैं लहरों के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, उसको ही कहा जाता है आपका सफरिंग, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अब देखिए पैराग्लाइडिंग क्या होता है, पैराग्लाइडिंग एक पैराशूट की तरह होता है, ठीक है, जो क्या होता है पैराशूट की जो छतरी होती है उसकी टाइप से होता है। और वो क्या होता है, वो जो उपकरण होता है वो व्यक्ति के शरीर से बंधा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ताकि वह व्यक्ति जो है ऊंचाई की जो छलांग लगाने और ऊंचाई पर ले जाने में जो हवा है उसमें उड़ सके, यानी कि वो व्यक्ति के शरीर के साथ इसलिए बंधा रहता है कि व्यक्ति को वह ऊपर ले जा सके, ऊंचाई पर ले जा सके और हवा में उड़ान कर सके व्यक्ति, ठीक है। तो ये होता है पैराग्लाइडिंग और सफरिंग, ये साहसिक खेल है अपने, ठीक है, ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अनुकूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए पैरालंपिक भूमिका जो है वो हमें बतानी है कि पैरालंपिक की क्या भूमिका होती है, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसका उद्देश्य होता है खेलों के अवसरों और प्रतियोगिताओं का विकास करना, यानी कि उसको बढ़ावा देना। इसके साथ साथ दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि सभी स्तरों और सभी संरचनाओं में खेल जो है उनमें गंभीर दिव्यांगता वाले एथलीटों के लिए अवसर विकसित करना, ठीक है, यानी कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए क्या करना है, अवसर विकसित करना है हर स्तर पे, ठीक है। तो ये 2 इसके रहे हैं, तो हमने यही देखना था। और इसके बाद जो है आपका ये जो प्रैक्टिस पेपर सोल्व करवाया जा रहा है ये काफ़ी टाइम हो चुका है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए अब सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें आपको देखना है। तो उसके लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके हमारी वीडियो का। और हम जो है जल्द ही मतलब कि आज के दिन ही आएगी सेकंड वीडियो भी आपकी, तो जल्द ही लाएंगे। तो इसलिए अब इस वीडियो को लाइक शेयर करना आप सभी की जिम्मेदारी है अपने फ्रेंड्स के पास, और कमेंट करके बताना कैसे लगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।